राजनीतिक तौर पर आपको भी लगता है संदीप के राजनीतिक तौर पर जो सबसे ज्यादा बैकफुट पर सरकार जिस मुद्दे पर रही उसी को टारगेट करने की कोशिश ज्यादातर मोटे तौर पर सरकार ने इस बजट में की है, और वो है जॉब क्रिएशन और यंग वर्कफोर्स। राइट, आप सही बोल रहे हैं। और ये सरकार जो है ना, हमको लग रहा है फ्रंट फुट पे खेल रही है। तो जिस तरीके से हम लोगों को लग रहा था कि आंध्र प्रदेश को देंगे और बिहार को देंगे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बजट किया है। हमको लग रहा है कि इंडिया की तरफ से, जैसे रविशंकर जी ने भी बोला कि ये पूरा का पूरा बजट ना भारत के लिए, हम लोग अगर इस तरीके को कंसिडर करेंगे कि एक स्टेट ऐसा नहीं है, तो फ्रंट फुट पे खेल रही है। प्लस कृषि को भी देखा हुआ है ना, एजुकेशन भी देखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी देख रही है। और जो 25,000 जो एक चीज हम लोग जैसे बोल रहे हैं 1.25 लाख रुपीज तक कैपिटल गेन में वो भी छूट, तो अगर आप उसको भी अपनी इनकम में जोड़ोगे तो भी आपको 12% 13% के हिसाब से बचा के देगा। इसका मतलब 4,000 5,000 रुपया आप वहां पर बचा रहे हो। तो इस तरीके से हमको लग रहा है कि पॉलिटिकल अगर हम एक पर्सपेक्टिव छोड़ दें तो इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ जा रही है जहां पर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बना सकते हैं 2027 तक। और जो 2014 से लेकर के 2024 तक हमने देखा बहुत ही अच्छी चीजें बनी हुई हैं। और जिस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बताया है, चीजें सस्ती हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में। और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि बिहार के लिए कुछ दे दिया, आंध्र प्रदेश के लिए कुछ दे दिया, थोड़ा सा तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल कंट्री में उनका भी कुछ योगदान है। मेरे कहने का मतलब ये है इतनी चीजें देने के बाकी नहीं, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि फाइन प्रिंट में पता चलेगा बाकी राज्यों को क्या मिला है। हो सकता है कि वो बिहार और आंध्र को हाईलाइट कर दिया गया क्योंकि राजनीतिक तौर पर उसकी बहुत चर्चा हुई है। इकोनॉमी की बात हो रही है, राजेश, क्या हमारी इकोनॉमी इस समय अच्छी हेल्दी कंडीशन में है? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में लग रहा है, जो घाटा होता है, और खर्चा भी हम अच्छा खासा कर रहे हैं। सर, इंडिया को अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट अगर हम 5 के नीचे रखे हैं और जो हमारा प्लान था तो हम 4.9 पे है और आगे हम उसको फर्दर कम करने का प्लान है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि इंडिया में एक सबसे बड़ी चीज़, हम क्रूड बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए हरदम से एक सरदर्दी रही है। उसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं हम, रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं हम, किसी ना किसी तरह से इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक जनरेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम काम करते हुए उसको रोकेंगे। प्लस हम जो आजकल इथेनॉल वगैरह मिलाने का जो हम परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, ये भी सारी चीज़ें हैं। पर इसमें इंडिया ने जो रसिया के साथ में कम रेट में लिया है, ये रिसेशन की तरफ बाकी कंट्रीज के जाने के पीछे ये एक बड़ा कारण है। इंडिया ने फर्म स्टेप लिया कि हम रसिया से लेंगे, हम अपना हित देखेंगे और किसी का हित नहीं देखेंगे। और एक्सपो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अब इंडिया की तरफ आई है। इंडिया में मोबाइल के अंदर अच्छा हो गया है, कार में टेस्ला वगैरह आ रही हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। मेरे को लगता है ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। विपिन, कोई पॉइंट आप कहना चाहते हैं, या फिर मैं आपसे ये अगर ये पूछूं कि कोई एक ऐसी चीज जो आप उम्मीद कर रहे थे इस बजट में होगी और नहीं है, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि जो बजट में होना चाहिए था नहीं है। मेरे हिसाब से जो बजट में चाहिए था हमें, उससे शायद थोड़ा ज़्यादा ही मिला है। टू बी वेरी फ्रैंक, हमें रोजगार के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत अच्छी बातें हुई हैं। इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैंने पहले भी बोला। और जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इंटर्नशिप का ऐसा ना हो वो इंटर्न बोझ बन जाए कंपनी के ऊपर, तो मैं 2-3 बातें उसमें करता हूँ। जो 500 बड़ी कंपनीज हैं उसके यहाँ इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं कि अगर आप 100 या 200 एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक इंटर्न रख भी दोगे तो कहीं पे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड बात, वो बोझ इसलिए नहीं बनेगा कि ऐसा नहीं है सिर्फ 20 लाख ही लोग हैं जिन्होंने इंटर्न करनी है। हमारे पास करोड़ों में लोग हैं, जिसमें से 20 लाख तो जाएंगे, तो वो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। एंड द थर्ड थिंग, जो इंटर्नशिप के साथ एक अच्छी बात होने वाली है, मैं अपने जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट कैरिकुलम है उससे अगर मैं उसको रिलेट करूं कि हम लोग अपने स्टडी में इंटर्न्स करते हैं 3 साल के लिए। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई सीए क्लियर नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ व्हाटएवर द रीजंस, तो वो काम ना कर पाए। वो काम कर पाता है और पूरी जिंदगी काम करता है। तो इसी के पॉइंट से मैं इंटर्न को देखता हूँ कि अगर इंटर्न अच्छे से काम करेगा तो डेफिनेटली 90% तो वो इंटर्न्स उसी कंपनी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि आपने मेरे साथ 1 साल काम कर लिया, मैं आपको एब्जॉर्ब नहीं करूंगा। 90% इंटर्न्स अगर उसने अच्छे से काम किया होगा तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। 2-4-5% अगर बाहर भी आएंगे तो वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे ही प्लेस होंगे। तो इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, ये काम कैसे करेगा? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए 1 करोड़ हैं जिनको 5 साल में बड़ी कंपनियों में, 500 बड़ी कंपनियों में सरकार को इंटर्नशिप करवानी है, ठीक है? तो ये हाउ विल दिस वर्क, कैसे होगा ये? देखिए सर, इस पे मैं एक चीज ऐड करूं। आज आप बाहर के जितने विकसित कंट्री को देख लें, वो विकसित कंट्री में 4-4 महीने के 2 सेमेस्टर होते हैं एक कॉलेज में। और 4-4 महीने को छोड़ करके जो भी उनके पास टाइम होता है, एक बार 2 महीना होता है, एक बार जो उनको 4 महीना मिलता है, 3 महीना मिलता है, वो 3 और 2 महीने
पूरी तरह से वो यही इसी के Internship ऊपर में करना होता फोकस है। करते हैं कि इंटर्नशिप करना मस्ट ठीक है। है। तो ये इंटर्नशिप से उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है। प्रैक्टिकल वो अलग अलग फील्ड में जो उनकी एक्सपर्टीज है वो 4 साल तक उस अलग अलग एरिया और के उसमें सरकार expertise का लेते हैं। इन्वॉल्वमेंट शायद नहीं है ना सर वहां वो तो सरकार यूनिवर्सिटीज होती नेचर, है। सर वहां नेचर है, हमारे यहाँ नेचर नहीं है। उसको प्रोत्साहित करने के लिए ओके। सरकार पहल कर रही है, अदरवाइज इंडस्ट्री भी नहीं लेगी और चीजें नहीं होगी। आज सरकार अगर इन्वॉल्व हो रही है, सरकार अगर कोई चीज के लिए सब्सिडाइज कर रही है और कह रही है CSR से भी आप कर सकते हो, तो तब कंपनी मोटिवेट होंगी और मोटिवेट करके सरकार उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाएगी, ई प्लेटफॉर्म बनाएगी, जिसमें मेरे ख्याल से कैंपस इंटरव्यूज होंगे एंड वॉक इन कैंपस के साथ हम उसको कर सकते हैं। ओके